एप्टीट्यूड में हम जनरली पार्टनरशिप टॉपिक किसी बिजनेस या ट्रेड के रेफरेंस पे पढ़ते हैं, जहां दो या दो से अधिक पार्टनर्स साथ में व्यापार करते हैं और व्यापार में हुए इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट या लॉस में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन रखते हैं। किसी भी व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण निवेश या इन्वेस्टमेंट होता है। साथ ही निवेश की अवधि यानी टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी विशेष योगदान होता है, जो व्यापार में हुए क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। इसलिए व्यापार में प्रॉफिट या लॉस के बंटवारे का इन जनरल आधार इन्वेस्टमेंट ओवर द टाइम होता है। इस टॉपिक में हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस शेयर ओवर पार्टनर्स पढ़ेंगे। वैसे इस सेक्शन की समझ होने से न केवल आप एग्जाम्स के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि इस टॉपिक में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से आप अपने लाइफ में बहुत से सिचुएशन में पैसे, प्रॉफिट या किसी और वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप एसएससी, बैंकिंग, एमबीए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पार्टनरशिप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के बेसिक से। एप्टीट्यूड के पार्टनरशिप सेक्शन में ज़्यादा कुछ बेसिक्स है नहीं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के आधार में हम पार्टनरशिप सेक्शन के लगभग सभी टाइप के सवाल बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो एग्जाम में आपके पास जनरली सवाल देखने को मिलता है, उसमें कोई बिजनेस दिया होता है एंड इस बिजनेस को कुछ पार्टनर्स लाइक P1, P2, P3 और भी हो सकते हैं। मैं केवल 3 पार्टनर्स ले रहा हूँ। तो ये पार्टनर्स मिलकर इस बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं। नाउ किसी भी बिज़नेस का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट कमाना। तो जब भी इस बिज़नेस पे प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टनर्स के बीच में करा जाता है। तो पार्टनरशिप सेक्शन में हम यही पढ़ते हैं कि इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का, वो इन पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट के आधार पर होता है। मींस अगर पार्टनर P1 का इन्वेस्टमेंट I1 रुपीज़ है, P2 का I2 रुपीज़ है, P3 का I3 रुपीज़ है, तो इस इन्वेस्टमेंट के आधार पर इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नो यहाँ पर I1, I2, I3 रुपीज़ या किसी और क्वांटिटी में हो सकते हैं, तो बड़े टर्म है एंड इसके हिसाब से प्रॉफिट को बांटना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तो फॉर इसको सिंप्लीफिकेशन हम इसे रेशियो के फॉर्म पर कन्वर्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे परसेंटेजेस के फॉर्म पर निकाल कर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है क्योंकि रेशियो के फॉर्म पे कन्वर्ट करने से कॉमन फैक्टर उड़ जाते हैं एंड हमारे पास एक सिंपल सा रेशियो मान लेते हैं A/B/C आ जाता है। तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट को कोई एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के पास चला जाएगा। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, किसी भी क्वांटिटी को, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट है, उस क्वांटिटी को किसी भी रेशियो पर बांटना आना चाहिए। ये मैंने रेशियो के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। अगर आपको नहीं देखना तो अभी आप चलने दीजिए वीडियो को, ये वाली, एंड धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा एक दो एग्जाम्पल्स देखने के बाद, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी क्वांटिटी का रेशियो में बड़ा आसान सा होता है। यहाँ पर प्रॉफिट की जगह अगर लॉस होगा बिजनेस पे, तो भी लॉस का बंटवारा इसी तरीके से होगा पार्टनर्स के बीच में, यानी कि इन्वेस्टमेंट के आधार पर होगा। हालांकि जो एग्जाम में सवाल आते हैं उसमें कई बार ऐसा कंडीशन भी आ सकता है कि डायरेक्टली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के आधार पर ना हो, कुछ कंडीशंस के बाद उसका बंटवारा इन्वेस्टमेंट के आधार पर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर P1 को मैं बोल दूँ वर्किंग पार्टनर, P2 को बोल दूँ सेमी वर्किंग पार्टनर, P3 को बोल दूँ स्लीपिंग पार्टनर, तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वर्किंग पार्टनर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन लेगा काम करने पर, क्योंकि वो कुछ सैलरी ले सकता है। सेमी वर्किंग भी बिजनेस में कुछ काम कर रहा है तो वो भी कुछ सैलरी ले सकता है। स्लीपिंग पार्टनर केवल अपना इन्वेस्टमेंट पर हक दिखाएगा। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो P1 की सैलरी, P2 की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, अब वो इन्वेस्टमेंट के आधार पर बटेगा इन जनरल, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो। अगर कंडीशन दिए हुए हैं तो सवाल के हिसाब से हम उसे सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कंडीशंस लाइक टैक्सेस हो सकते हैं, प्रॉफिट में से कुछ टैक्स घटेगा फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कई तरीके के इसमें रिलेशन बनाए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो टाइम फैक्टर का। जैसे मान लीजिए जो पार्टनर P1 है वो अपने पैसे को बिजनेस में T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, जो पार्टनर P2 है वो T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है एंड जो P3 पार्टनर है वो T3 टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है। तो अल्टीमेटली जो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो टाइम के आधार पर है। तो अल्टीमेटली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे अभी वो, बट अभी आपको ये ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर अगर ऐसा फ्रेगमेंट्स आ जाए तो आपके पास हमेशा जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो क्यूमुलेटिव की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रही है, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट के आधार पर होगा। तो अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट क्या होगा? क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट होगा जैसे हमारा यहाँ पर पार्टनर P1 जो है वो I1 इन्वेस्ट करा एंड टाइम T1 का टाइम के लिए करा, एंड
सिमिलरली अगर मैं P2 की बात करूं तो उसने I2 T2 एंड ये I3 T3। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है तीनों पर्सन्स का, तीनों पार्टनर का। ना जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस आधार पर होगा, यानी कि पार्टनर P1 ये लेगा, P2 ये लेगा, P3 ये लेगा शेयर। तो अल्टीमेटली ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट के आधार पर होगा। ऐसा क्यों, आप एक से छोटा सा एग्जांपल से देख लीजिए। मान लीजिए जो पार्टनर P1 है वो 50 रुपये इन्वेस्ट करता है एंड वो 6 दिनों के लिए इन्वेस्ट करता है व्यापार में, यानी कि टाइम जो हो गया 6 डेज हो गया। एंड P2 जो है वो 100 रुपये इन्वेस्ट करता है एंड ये 3 डेज के लिए करता है। एंड जो पार्टनर P3 है ये 300 रुपये इन्वेस्ट करता है एंड ये सिर्फ 1 दिन के लिए करता है। तो अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ से आपके पास आ रहा है, आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर रेशो निकालेंगे तो 50:100:300 इसे सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा उस रेशो में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट ऐसा नहीं कर सकते, इसका रीज़न ये है क्योंकि तीनों के यहाँ पर टाइम अलग है, यानी कि तीनों का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। क्योंकि इस बंदे का आप देखिए पहले दिन भी 50 था, दूसरे दिन भी 50 था, ऐसा करते करते 50 रुपये 6 दिन तक था, यानी कि टोटल इसका अगर मैं बोलूँ 300 रुपये इन्वेस्टमेंट था। अल्टीमेटली 300 एग्जैक्ट नहीं था, बट यहाँ पर 50 मेरा हर दिन रहा। तो मैं क्यूमुलेटिव की बात करूँगा तो 300 हो गया इसका भी 300 हो जाएगा, 100 इंटू 3, इसका 300 इंटू 1, यानी कि अल्टीमेटली ये भी 300। तो अब जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1:1:1 के रेशियो पर होगा, क्योंकि तीनों का इन्वेस्टमेंट जो है आफ्टर 6 डेज बराबर था। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा 6 दिन के बाद वो 1:1:1 के रेशियो पर डिवाइड होगा। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको पार्टनरशिप के लगभग सभी टाइप के सवाल सॉल्व करना है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बिजनेस पे 2 पार्टनर A एंड B हमारे पास है एंड ये कोई व्यापार करते हैं जिसमें A जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 40,000 रुपये का, वहीं जो B है वो 75,000 रुपये का कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस पे। नाउ क्या होता है, कुछ टाइम T ईयर्स के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद कुछ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मान लेते हैं 46,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है एंड आपसे सवाल पूछा जाए भाई A को कितना रुपये मिलेगा, B को कितना रुपये मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए भाई, इसका इन्वेस्टमेंट 40,000, इसका 75,000 एंड दोनों का टाइम T ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो आप अल्टीमेटली रेशो निकालेंगे तो ये 40,000 इंटू T इज टू 75,000 इंटू T। इस रेशो में ये प्रॉफिट जो ऊपर वाया है ये प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली 46,000 रुपये का बंटवारा इस रेशियो पे होगा। तो यहाँ पर टाइम सेम है तो T कट जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स दिए हैं उनका टाइम अगर सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके प्रॉफिट वाले शेयर्स पर, क्योंकि हमें वो ऑटोमेटिकली काटने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 8:15। तो 8:15 के रेशियो में 46,000 रुपये का बंटवारा हो जाएगा एंड इसका बंटवारा करने के लिए आप देखें 8 + 23 ये हो जाएगा यहाँ पर ऊपर 46,000 एंड अगर मैं A की शेयर की बात करूं तो A के रिस्पेक्ट में 8 है तो अल्टीमेटली 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16,000। तो A को 16,000 रुपये मिलेगा इस प्रॉफिट में से, वहीं B का अगर आप निकालेंगे तो 30,000 रुपये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस एग्जाम्पल से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, वो कई बार सवाल सॉल्व करने में काम आ जाता है। थोड़ा सा रब करके मैं उसे भी बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है ना। अगर आप इसी एग्जाम्पल को जनरलाइज फॉर्म पर देखें तो यहाँ पर अगर पार्टनर A के प्रॉफिट को P1 बोल दिया जाए एंड इसके इन्वेस्टमेंट को I1 बोल दिया जाए एंड टाइम को T1 ईयर्स बोल दिया जाए एंड पार्टनर B के प्रॉफिट को P2 बोल दिया जाए, इन्वेस्टमेंट को I2 बोल दिया जाए एंड टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट को T2 बोल दिया जाए, तो जो प्रॉफिट का रेशियो है P1/P2 इसको इस तरीके से आप लिख सकते थे जनरलाइज्ड फॉर्म पर। ये याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जो आपको ने करा है अभी ना। इसका अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं I1 T1/P1 इक्वल्स टू I2 T2/P2। यहाँ पर हमारे पास 2 पर्सन है A और B। अगर यहाँ पर हमारे पास B से अधिक C भी होता तो आप अल्टीमेटली इस तरीके से लिख सकते थे उसके इन्वेस्टमेंट एंड उसके टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट पर रिलेशन। तो अल्टीमेटली इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं। ये रिलेशन आपके लिए कई बार महत्वपूर्ण पड़ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने पर आसान पड़ता है। अच्छा, टाइम सेम होगा तो T कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टमेंट अपॉन ऑफ प्रॉफिट करके भी रिलेशन बना सकते हैं तो काम पड़ जाता है। जैसे अभी आपने ये रेशियो तो पढ़ा ही था, यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है सेम, यहाँ पर मैंने बस प्रॉफिट से डिवाइड करा है रिस्पेक्टिव जो पर्सन्स हैं उनके। तो इसका यूज़ अभी आप देखेंगे, याद रखना है रख लीजिए, नहीं रखना मत रखिए ना। आप कुछ सवाल देख लेते हैं। पार्टनरशिप के सवाल स्टार्ट करने से पहले एक
ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक का। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि मैंने किन कैटेगरीज पर सवालों को बांटा हुआ है एंड एग्जाम्स में किन कैटेगरीज पर सवाल आते हैं। अगर मैं पहले कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर जो मैंने सवाल लिए वहाँ पर पार्टनर्स का जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो सभी पार्टनर्स का सेम है। यानी कि अगर पहला पार्टनर 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो दूसरा भी 1 साल के लिए कर रहा होगा। ऐसे वाले केसेस में हो सकता है टाइम दिया ही ना हो आपको, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे वाले केसेस में हम 4 से 5 क्वेश्चंस करेंगे ना। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी पर हम मूव करेंगे वहाँ पर जो है पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट का टाइम चेंज कर सकता है, साथ ही उनका इन्वेस्टमेंट भी चेंज कर सकता है। यानी कि अगर पहला पार्टनर 2 साल के लिए कर रहा है तो दूसरा पार्टनर हो सकता है 1 साल के लिए ही कर रहा हो। एंड इन्वेस्टमेंट भी चेंज कर सकता है सवालों पर। मींस अगर पहला पार्टनर अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करा हुआ है तो सेकेंड ईयर पर वो 10,000 में से कुछ माइनस भी कर सकता है, यानी कि पैसे निकाल भी सकता है व्यापार में से या फिर बढ़ा भी सकता है। तो इस टाइप के सवाल देखेंगे। यहाँ पर सब कैटेगरीज बहुत सारी बन जाती है, इसलिए यहाँ पर 15 से 20 सवाल हम करेंगे एंड यहाँ पर से सवाल भी ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। एंड तीसरा एक जनरलाइज कैटेगरी मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं पार्टनरशिप का, उसका यूज़ देखेंगे इनडायरेक्ट वे में। मीन्स लाइक कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, तो वो हम देखेंगे। इस पर ज़्यादा सवाल नहीं आते इस कॉन्सेप्ट के यूज़ पर, तो 1 से 2 सवाल हम वो भी देख लेंगे। तो समझ गए होंगे अभी सारी कैटेगरी। सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है उसे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल में 3 पर्सन ए, बी एंड सी दिए हुए हैं एंड ये तीनों मिलकर कुछ किसी व्यापार में पैसा लगाते हैं एंड जो टोटल पैसा लगाते हैं व्यापार में वो 75,500 रुपये है। सवाल में तीनों के इन्वेस्टमेंट के बीच में भी एक रिलेशन दिया है, जैसे कि अगर सी ने ₹C लगाया तो बी सी से 4500 रुपये अधिक लगाता है, यानी कि बी का इन्वेस्टमेंट सी प्लस ऑफ 4500 रुपीज़ हो जाएगा। वहीं ए बी से 3500 रुपये अधिक लगाता है, तो अल्टीमेटली ए का इन्वेस्टमेंट कुछ इतना हो जाने का है ना। ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट एंड सी का इन्वेस्टमेंट आ गया एंड टोटल इन्वेस्टमेंट भी मेरे पास पता है। सवाल में घटा दिया हुआ है, जो टोटल प्रॉफिट होता है इस व्यापार में वो 45,300 रुपये का होता है एंड पूछा है कि भाई ए का शेयर कितना होगा इस प्रॉफिट में से। सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि भाई प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड मैं उसके आधार पर अपना ए का शेयर निकाल सकता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ ए, बी एंड सी की, तो मैं वो निकाल लेता हूँ। अभी मेरे पास ये तीनों के इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट दिए, मैं तीनों को अगर ऐड अप करूं एंड देन फिर इसे इक्वेट करूं 75,500 से, तो अल्टीमेटली 3C विल बी इक्वल टू 6300 सॉरी। आप ये खुद से कर देख सकते हैं। यहाँ से सी की वैल्यू 21,000 रुपये आ जाएगी, यानी कि सी ने 21,000 रुपये इस व्यापार में लगाया है ना। अगर मैं रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो अल्टीमेटली वो प्री एज्यूम्ड होता है कि तीनों ने बराबर टाइम के लिए पैसा लगाया है, वो आखिरी तक की बात की जा रही है ना। अल्टीमेटली ये हो जाएगा हमारे पास सी का शेयर। अगर मैं बी की शेयर की बात करूँ तो वो 4500 अधिक है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 25,500 एंड दिस विल बी 29,000। तो यहाँ से मेरे पास आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और तो ये हो जाएगा 58:51:52। तो मेरे पास ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो एंड जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे। तो अल्टीमेटली इन तीनों का सम अगर मैं कर लूँ तो 151 होता है एंड 45300 अपॉन ऑफ 151 करा एंड ए के शेयर की बात की जा रही है तो वो 58 के रिस्पेक्ट में आना है। तो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 17400। तो अल्टीमेटली ए का शेयर होगा 17,400 रुपये। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। पिछले सवाल जैसा एक सिमिलर सवाल और देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। सवाल में 3 पर्सन दिए हुए हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 33.1/3% है। वहीं जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो ए का इन्वेस्टमेंट घटाने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट बचता है, यानी कि जो रिमेनिंग बचता है उसका 25% बी इन्वेस्ट करता है एंड बी का इन्वेस्टमेंट होने के बाद अब जितना भी इन्वेस्टमेंट बचता है करने के लिए वो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट सी करता है ना। जो प्रॉफिट होता है वो 2,19,000 रुपये का होता है। सवाल पूछा है इस प्रॉफिट में से ए का शेयर कितना रुपए का है। सवाल बड़ा सिंपल है, पिछले सवाल जैसा ही है। हमें केवल और केवल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है क्योंकि टाइम सबके लिए सेम है एंड इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पता कर सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं टोटल इस बिजनेस में X रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो ए का जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 33
1/3% ऑफ एक्स हो जाएगा। एंड 33 1/3% को हम 1/3 ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। अगर आपको वैसे कन्फ्यूजन है तो 100/3 लिख लीजिए, यहाँ पर एक 2 जीरो लगाइए परसेंटेज साइन के साथ, तो ये करके सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा अल्टीमेटली। नाउ जो रिमेनिंग पैसा बचता है, यानी कि अगर हमारा टोटल एक्स था एंड इससे अगर मैं रिमेनिंग की बात करूं तो यहाँ से मैं रिमेनिंग बच रहा है, तो ये वाला रिमेनिंग मैं निकाल रहा हूँ अल्टीमेटली। तो यहाँ पर रिमेनिंग 2/3 एक्स बचेगा। ये आप ओरली भी कर सकते थे ना। 2/3 ऑफ एक्स बचा, बट इसका 25% ही बी इन्वेस्ट कर रहा है। 25% निकालने के लिए आप 25/100 करेंगे, जो सिंप्लीफाई होकर 1/4 बचेगा। तो अल्टीमेटली इतना बी इन्वेस्ट करेगा। नाउ सी जो है वो रिमेनिंग करेगा, यानी कि इतना इतना हम एक्स से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। तो ये 1/3 एक्स, एंड इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1/6। तो x/6 हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज x/6 एंड मैं इसे ऐड कर लेता हूँ x/6 के साथ, तो ये हो जाएगा 1/2x। दिस इज 1/2x। तो मेरे पास जो बच रहा है वो x माइनस ऑफ 1/2x, यानी कि 1/2x बचेगा। तो इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो सी करेगा। आई होप आपको ये रेशियो क्लियर हो रहा होगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x तीनों में कॉमन रहेंगे तो ये कट जाएंगे ना। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, मतलब प्रॉफिट का रेशियो आ गया है ना। मैं 2,19,000 रुपये को डिवाइड कर देता हूँ। 2 + 1 3, 3 और 3 6 से, एंड ए का शेयर निकालना है, यानी कि ए के करस्पॉन्डेंस पे 2 नंबर है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैं ये कर दूंगा। दिस इज लाइक दिस एंड ये हो जाएगा 73,000 रुपीज़। तो ए का शेयर जो होगा वो 73,000 रुपये होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। पिछले सवाल जैसा एक सिमिलर सवाल और देख लेते हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है वैसे सवाल में मैंने। यहाँ पर भी 3 पर्सन दिए हुए हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंड मान लेते हैं अगर ए का इन्वेस्टमेंट ए रुपीज़ है इस बिजनेस में, एंड बी का बी रुपीज़ है, एंड सी का सी रुपीज़ है। तो इनके इन्वेस्टमेंट पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, एंड विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। नाउ जो भी प्रॉफिट होता है इस बिजनेस में, उसमें से सी का जो शेयर होता है वो 4863 रुपीज़ होता है। सवाल पूछा है इस प्रॉफिट में से ए का शेयर कितना रुपए होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट पूरा नहीं दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट, एंड हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अभी मैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो निकालता हूँ, एंड देन फिर मैं उसको सी से कुछ रिलेशन बनाकर अपना आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। अभी सबसे पहले अगर मैं देखूँ इन्वेस्टमेंट्स की ए बी एंड सी की, तो वो A/B/C का रेशियो मुझे चाहिए होगा प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए। नौ मेरे पास ये निकालना है एंड ये वाली कंडीशन दी हुई है। तो इसका मैंने तरीका भी बताया था अभी रेशियो वाले चैप्टर पे कि बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर ए वाले प्लेस में 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। बी वाली प्लेस पे हमारे पास 3 और 4 यानी कि 12 आ जाएगा। सी वाले के प्लेस पे हमारे पास 3 और 2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होकर 4:6:3 का रेशियो बन जाएगा, यानी कि A/B/C ये रेशियो पर आ जाएगा। अगर आपको वो रिलेशन याद नहीं है, शॉर्टकट तरीका याद नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल बेसिक से भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड्स में आप कर लेंगे। इस वाले इक्वेशन को के से इक्वेट करें, एंड ए की वैल्यू अगर आप देखें तो k/3 लिख सकते हैं। बी की वैल्यू हमारी k/2 हो जाएगी। सी की वैल्यू हमारी k/4 हो जाएगी। के कट गया। 9 12 एलसीएम आ जाएगा नीचे वाले का। 12 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर 4 बचेगा। दिस विल बी 6, दिस विल बी 3। तो हमारे पास सेम रेशियो आ गया। इस तरीके से भी बेसिक से भी आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना शॉर्टकट याद नहीं रख सकते तो कोई मतलब नहीं, मत याद रखिए आप। नाउ मेरे पास इस रेशियो से समझ में आ जाता है कि भाई जो सी का शेयर है वो इस वाले के करस्पॉन्डिंग है। अगर मैं कॉमन फैक्टर वापस लगा दूँ रेशियो में, तो 3x के बराबर जो है वो ₹4863 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन इससे इक्वेट हो जाएगी। नाउ मेरे को अल्टीमेटली फाइंड करना है ए का शेयर जो कि 4x के बराबर है, यानी कि 4x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे अपना आंसर पता करने के लिए। तो मैं x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस विल बी दिस, एंड अगर 4x की बात करूँ तो मल्टीप्लाई बाई 4 करूँगा ना। अगर मैं इसे काटूं तो दिस विल बी 1621, और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6484 रुपीज़ आ जाने का, यानी कि ए का शेयर जो होगा वो इतना रुपए होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, सवाल में और भी मॉडिफिकेशंस हो सकते थे। सवाल में पूछ सकता था भाई ए और सी के शेयर में, प्रॉफिट शेयर में डिफरेंस कितना है। तो आप यहाँ से 4x माइनस ऑफ 3x करते तो x की वैल्यू आपको निकालनी होती। टोटल प्रॉफिट भी पूछ सकता था सवाल पे। तो टोटल प्रॉफिट के लिए 4 + 6 + 3 यानी कि 13x की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती। तो कई तरीके के मॉडिफिकेशंस हो सकते थे इस सवाल पे। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं अब।
पिछले सवाल जैसा एक सिमिलर सवाल और देख लेते हैं। सवाल आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सवाल में भी 3 पर्सन दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड, एंड ये किसी बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, एंड जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वो इंडिविजुअली 2 पर्सन के साथ दिया हुआ है, एंड एक्स इज टू जेड का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 2:1। वहीं एक्स इज टू वाई का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 का दिया हुआ है। बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसकी वैल्यू भी दी गई है। 1,57,300 रुपये का प्रॉफिट बताया गया है। बिजनेसमैन पूछा गया है वाई का शेयर कितना होगा इस प्रॉफिट में से। नाउ प्रॉफिट में से वाई का शेयर निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट में किस तरीके से बांटा जाएगा उसका रेशियो निकालना होगा। तो रेशियो को निकालने के लिए प्रॉफिट का मुझे सबसे पहले देखना होगा इन्वेस्टमेंट किस रेशियो से हुआ है। तो अभी मेरे पास एक्स इज टू वाई इज टू जेड का इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालना होगा। सिंपल है। नाउ मैं एक्स इज टू वाई इज टू जेड का इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालूं तो जब देखिए जब एक्स 2 है तो हमारे पास जेड की वैल्यू 1 दी गई है, तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। नाउ जब एक्स हमारा 3 है तो वाई हमारा उस वक्त 2 है, तो अल्टीमेटली जब एक्स 1 होगा तो y हमारा 2/3 हो जाएगा, और अभी x हमारा 2 है तो अल्टीमेटली 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास y की करस्पॉन्डेंस वैल्यू आ जाएगी। ना मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। तो ये प्रॉफिट का रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो मेरे पास अब आ गया है। इस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये y की करस्पॉन्डिंग वाला वैल्यू 4 है, यहाँ पर 6 + 4 3 13 हो जाएगा। तो 1,57,300 रुपये को मैं 13 से डिवाइड करूंगा, इंटू 4 कर दूंगा, तो दिस विल बी 12100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, दिस विल बी 48400। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, बस यहाँ पर 3 की जगह 4 पार्टनर्स दिए हुए हैं। बिजनेस में ABCD 4 पार्टनर्स हैं, एंड जो डाटा दिया हुआ है वो 2 पार्टनर्स के बीच में इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है जो है 2:3 A और B के बीच में। वहीं इन्वेस्टमेंट का रेशियो B:C के बीच में है 1:2 का, एंड C:D के बीच में इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:4 का। ना जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो जो A का शेयर आता है एंड जो D का शेयर आता है, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करा जाता है तो 648 रुपये का अंतर आता है। यहाँ पर A - D होगा या D - A होगा मुझे वो पता नहीं, क्योंकि दोनों में से किसी एक का भी प्रॉफिट बड़ा या छोटा हो सकता है। सवाल पूछा है कि प्रॉफिट कितना रुपया हुआ है इस बिजनेस पे। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में पता करने से पहले सबसे पहले मुझे ABCD का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि A:B:C:D मुझे निकालना होगा, क्योंकि यही प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा। नाउ A:B की बात करें तो यहाँ पर 2:3 हमारे पास पहला डाटा आ जाएगा। ना आप ध्यान से देखिए, जब B 1 है तो C 2 है। अभी B हमारा 3 है तो अल्टीमेटली मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये वाले इक्वेशन को पूरा, तो मेरे पास हो जाएगा 3B और C 6 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर C की मैं वैल्यू लिखूंगा 6। एंड नाउ मैं आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब C 3 है तो D 4 है, अभी मेरा C 6 है, तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ कि भाई जब C 6 होगा तो D हमारा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि सॉरी रेशियो आ जाएगा हमारा A:B:C:D के इन्वेस्टमेंट का, एंड यही प्रॉफिट का रेशियो होगा। नाउ अगर मैं A के प्रॉफिट की बात करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2x, क्योंकि मैं कॉमन फैक्टर वापस जोड़ दूंगा। एंड D के प्रॉफिट की बात करूँ तो वो 8x हो जाएगा, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 6x। तो 6x की वैल्यू 648 दी हुई है। ना इसे अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो 108 आ जाएगा x की वैल्यू। एंड मेरे से टोटल प्रॉफिट पूछा गया है, यानी कि इन सबका सम पूछा गया, तो अल्टीमेटली 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 1 8, 19 हो जाएगा। 19 × 108 करेंगे तो ये हमारे पास 2052 आ जाने का है। तो अल्टीमेटली जो टोटल प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस पे वो 2052 रुपये का होगा। सवाल आप समझ गए। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। पार्टनरशिप के सवाल जनरली काफ़ी आसान होते हैं, बट फिर भी एक ठीक सा सवाल देख लेते हैं। सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी व्यापार में जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो पार्टनर A एंड B के बीच में प्रॉफिट का रेशियो आता है शेयरिंग का, वही रेशियो B:C के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का आता है। मीन्स A:B अगर X:Y के रेशियो में डिवाइडेड है प्रॉफिट, तो B:C के बीच में भी प्रॉफिट X:Y के रेशियो पे डिवाइडेड है। नाउ जो प्रॉफिट होता है उसमें से A का शेयर जो होता है वो ₹6400 होता है, वहीं C का जो शेयर होता है वो ₹10,000 होता है। सवाल पूछा है भाई प्रॉफिट में से B का शेयर कितना रुपए का होगा। सवाल सिंपल है। सवाल को सॉल्व करने के लिए अभी हमें सबसे पहले निकालना होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो A:B:C, यानी कि इन
के बीच में किस रेशियो पर प्रॉफिट बटा है। तो अभी हमने माना था A/B X/Y है, तो मैं एज इट इज लिख दूंगा X/Y। नाउ मुझे सिर्फ C की वैल्यू निकालना है। तो अल्टीमेटली आप ध्यान से देखिए सेकेंड इक्वेशन पे, जब B X है तो C हमारा Y है। तो अल्टीमेटली जब हमारा B 1 होगा तो C हमारा Y/X होगा, बट हमारा B एक्चुअल में Y है तो यहाँ पर हम Y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारे पास C की वैल्यू आ जाने की है। नाउ मेरे पास ये रेशियो आ रहा है, इसे मैं सिंप्लीफाई करने के लिए X से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अल्टीमेटली ये X² हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है A/B/C के बीच में वो इस रेशियो पे हुआ है। नाउ अगर मैं यहाँ से देखो रिलेट करूँ तो A की वैल्यू जो है वो 6400 रुपये है, तो यहाँ पर से अगर मैं X² के करस्पॉन्डेंस वैल्यू देखूँ तो वो 6400 है। एंड C की बात करूँ तो ये 10,000 है यहाँ पर, तो ये Y² की करस्पॉन्डेंस की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे से स्क्वायर टर्म हटाऊँ तो X की वैल्यू मैं यहाँ से 80 बोल सकता हूँ एंड Y की वैल्यू मैं यहाँ से 100 बोल सकता हूँ। एंड मुझे B का प्रॉफिट निकालना है कितना है, और वो अगर ध्यान से देखूँ इस रेशियो में तो Y/X है, तो अल्टीमेटली 80/100 यानी कि 8,000 आ जाएगा, जो कि B का प्रॉफिट होगा। तो सवाल का आंसर जो होगा वो C होगा। सवाल सिंपल था, समझ गए होंगे। अभी तक हमने जितने सवाल देखे वहाँ पर सभी पार्टनर्स के टाइम जो था इन्वेस्टमेंट का वो सेम था। अब आप ऐसे सवाल ले लेते हैं जहाँ पर टाइम वेरी करेगा, या फिर ऐसे भी सवाल लेंगे जहाँ पर हमारे पास न्यू पार्टनर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इन पार्टनर्स को, या फिर पुराने पार्टनर्स लीव कर सकते हैं। तो अब डिफरेंट कंडीशंस पर अब सवाल देखेंगे। तो मूव करते हैं उस सेक्शन पर। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां पर पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट का टाइम चेंज कर सकता है। सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। सवाल में 3 पार्टनर्स A, B एंड C मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, जिसमें A जो है वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, पार्टनर B जो है वो 1,40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, पार्टनर C जो है वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। नाउ जो पार्टनर C रहता है वो बिजनेस शुरू होने के 3 मंथ्स के बाद व्यापार छोड़ देता है। वही जो पार्टनर B है वो C के व्यापार छोड़ने के 7 मंथ के बाद व्यापार छोड़ देता है, यानी कि C जब छोड़ता है उसके 7 मंथ के बाद व्यापार छोड़ता है। नाउ 1 ईयर के बाद जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में से C का जो शेयर आता है वो ₹11,155 आता है। सवाल पूछा है A और B के प्रॉफिट को मिलाकर कितना रुपए टोटल है। सवाल समझ गए होंगे। सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो निकालना होगा, एंड यहाँ पर हमारे पास टाइम अलग अलग है तो हमें क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट निकालना होगा। एंड अगर मैं ध्यान से देखूँ भाई C का इन्वेस्टमेंट तो वो 3 मंथ के लिए है, एंड B का इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 3 मंथ तो जब C था तब था, एंड 7 मंथ बाद में करा, तो अल्टीमेटली ये 10 महीने के लिए था। एंड A का 1 साल के बाद प्रॉफिट हो रहा तो अल्टीमेटली A का व्यापार में जो पैसा था वो 12 महीने के लिए था। तो अब मैं क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूँ A, B एंड C के बीच में। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर इसका रेशियो निकालने के लिए कॉमन चीज़ें उड़ा देता हूँ, यहाँ से 4 0 हट गए। एंड नाउ अगेन मैं अगर देखूँ यहाँ से ये भी कट गया, एंड दिस विल बी 6 7 एंड 3। तो A/B/C के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो आ गया 6:7:3 आ गया है। नाउ C का जो है वो 3 के पार्ट पे है, तो अल्टीमेटली मैं कॉमन फैक्टर वापस लगा दूंगा, तो 3x विल बी इक्वल टू 1155, क्योंकि यही C का प्रॉफिट है। एंड नाउ x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो अल्टीमेटली ये 385 आ जाने की है। एंड मेरे को अल्टीमेटली 7 और ये 6 टोटल जो है 13x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, क्योंकि A एंड B का जो प्रॉफिट होगा वो 6x है एंड 7x होगा। तो अल्टीमेटली 13 × 385 में करूँगा, जिसकी वैल्यू 5005 आएगी। ये बहुत सिंपली आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है तो आप इसका डिजिट सम भी निकाल के कर सकते हैं। इसका डिजिट सम 4, इसका डिजिट सम हमारे पास 7 एंड देन ये 28 यानी कि डिजिट सम 1। तो आंसर का जो डिजिट सम होगा 1 होगा, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। नाउ पार्टनरशिप के सेकंड कैटेगरीज पर कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर आपके सामने डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर भी हमारे पास 3 पार्टनर्स A, B एंड C दिए हुए हैं जो मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, एंड यहाँ पर इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3:5 दिया हुआ है, ना कि डायरेक्ट रुपीज़ पे दिया हुआ है। तो ये रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। नौ 4 महीने बाद क्या होता है, A जो है अपना जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में वो 50% बढ़ा देता है, एंड जो B है वो 6 मंथ्स के बाद अपना कंट्रीब्यूशन बिजनेस पे 33.13% बढ़ा देता है। वहीं 8 मंथ्स के बाद जो C है वो अपना बिजनेस पे कंट्रीब्यूशन 50% घटा देता है।
अब 1 साल के बाद जो प्रॉफिट होता है उस व्यापार में वो होता है ₹86,800। सवाल पूछा है कि भाई इस प्रॉफिट में से ए एंड सी के शेयर का डिफरेंस कितना है, यानी कि डिफरेंस मुझे निकालना है इस सवाल पर। सबसे पहले मुझे पता करना होगा भाई ए का प्रॉफिट कितना था, सी का कितना प्रॉफिट था, तभी मैं डिफरेंस निकाल पाऊंगा ना। मेरे को टोटल प्रॉफिट पता है, मुझे सिर्फ रेशियो ऑफ प्रॉफिट चाहिए होगा, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता लग जाए भाई ए बी एंड सी को कितना कितना रुपए मिला है। अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेशियो के फॉर्म पर दिया हुआ है, तो मैं अगर रेशियो के टर्म्स को हटाऊं तो कॉमन फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो ए का इन्वेस्टमेंट मैं 2x, बी का 3x एंड सी का 5x बोल सकता हूं ना। 2x पैसा जो ए का है वो 4 महीने तक लगा हुआ था, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देता हूं इसे, तो ये आ गया 4 महीने का इसका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इसकी बात 4 महीने की बात करूं तो जब ए का इन्वेस्टमेंट 50% बढ़ जाता है, यानी कि 2x का 50% में ग्रो हो जाएगा, तो यानी कि x बढ़ जाएगा इस पर। तो जो अगले जो 8 महीने बच रहे हैं वहां पर उसका इन्वेस्टमेंट 3x हो जाएगा, यानी ये 8 मंथ्स तक रहेगा। तो अल्टीमेटली ए का जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है वो ये आ गया है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का जो ये 3x वाला पैसा है वो 6 महीने तक रहेगा। 3x में 33 1/3% बढ़ जाएगा, यानी कि 33 1/3% यानी कि 3x का 1/3, तो अल्टीमेटली x बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4x, एंड ये अगले 6 महीने तक लगा रहेगा। तो अल्टीमेटली जो बी का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट होगा वो ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं तो 8 महीने तक तो 5x रहा ना, उसके बाद जो पीरियड है वहां पर 50% घट जाएगा। 5x का घटा हुआ 2.5 होगा, एंड 5 से 2x माइनस करूंगा तो यहां पर हमारा आ जाएगा सी का जो नेक्स्ट 4 मंथ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। सभी का टाइम पीरियड मैंने 12 के बराबर को रखा है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 साल के बाद का हो रहा है। एंड नाउ इसका अगर मैं जोड़ कर लूँ तो अल्टीमेटली 2 इंटू 4 यानी कि 8 और यहाँ पर 24, तो अल्टीमेटली हमारा 32x हो जाएगा ए का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बी की बात करूँ तो ये 42x आ जाएगा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट, एंड इसकी बात करूँ तो ये 50x आ जाएगा इसका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट। नाउ इनके क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, यही प्रॉफिट का आधार बनेगा। तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आ गया, जो कि 16:21:25 का आने का है। तो प्रॉफिट हमारा इस रेशियो पे बटा है, एंड प्रॉफिट जो है मेरे पास वो पता है वो 86,800 है। तो मैं इसका जोड़ बना लेता हूँ, ये 16 + 21 + 25 यानी कि 62 हो जाएगा, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा 86,800। ना मैं इंस्टीड ऑफ कैलकुलेटिंग ए का शेयर एंड सी का शेयर फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि मेरे को आंसर वो निकालना है, तो मैं यहीं पर रेशियो में से एक्सप्रेस माइनस कर लूंगा 16 और यहाँ पे 25, तो 25 -16 करूंगा तो 9 का फैक्टर आ जाएगा डिफरेंस का। तो हमारा आंसर डायरेक्टली यहाँ से आ सकता है। एंड मैं इसे अगर सॉल्व करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो दिस विल बी 14 एंड दिस विल बी 12600। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 12600, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आप चाहते तो यहाँ पर DSM लगा सकते थे, बट मुझे भी रिक्वायरमेंट नहीं लगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल पर हो सकता है यहाँ पर रेशियो के जगह इन्वेस्टमेंट के डायरेक्ट रुपए भी दे दे, तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। पार्टनरशिप के सेकंड कैटेगरी पर एक सिंपल सा सवाल और देख लेते हैं। सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई मिस्टर ए दिए हुए हैं जो कोई वर्कशॉप खोलते हैं 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर ये अपने वर्कशॉप पे प्रति वर्ष अतिरिक्त 10,000 रुपये का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड इनका कोई स्टूडेंट होगा बी, ये 2 साल के बाद इनको ज्वाइन करता है 85,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के बाद। सवाल पूछा है कि अगर 4 ईयर्स के बाद प्रॉफिट 1,95,000 रुपीस का हो तो मिस्टर ए का शेयर कितना रुपए होगा। सवाल बड़ा सिंपल है। सवाल में हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो निकालना है, यानी कि क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। अगर मैं ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो पहले साल 40,000 रुपये थी, एंड दूसरे साल की बात करूं तो वो 50,000 रुपये है। तीसरे साल की बात करूं तो 60,000 रुपये, क्योंकि 10,000 हर साल बढ़ाते जा रहे हैं वो। चौथे साल 70,000 रुपये हैं। आप इसको किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट को अपने दिमाग से। नॉर्मली मैंने अभी समझाने के लिए पूरा एडिशन करके दिखाया ना। इनको आप ऐड करेंगे तो 2,20,000 रुपये इनका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट होगा। तो अल्टीमेटली जो इनका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है वो 2,20,000 रुपये है मिस्टर ए का। एंड वहीं बी की बात करें तो ये 2 ईयर्स के बाद ज्वाइन करते हैं इनको, यानी कि इनका पैसा 2 साल तक ही रहेगा, क्योंकि 4 साल तक के बाद का ही प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली 85,000 इंटू 2 हो जाएगा इनका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट। नाउ इसे सॉल्व करने के लिए मैंने 0 हटा दिए, एंड दिस विल बी 110, एंड
यहाँ से भी आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट अभी मैं पूरा इसे सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 17:22। तो नाउ हमारे पास जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आ गया है वो ये वाला आ गया, एंड नाउ प्रॉफिट जो है वो 1,95,000 है, तो 195 ये हो गया, एंड 22 + 17 करा तो 39 हो गया, एंड ए के शेयर की बात किया तो 22 हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, ये 5000 आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1,10,000 रुपये। तो सवाल का आंसर 1,10,000 रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। पार्टनरशिप के सेकंड कैटेगरी पर एक सिंपल सा सवाल और देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। सवाल में 3 पर्सन एक्स, वाई एंड जेड दिए हुए हैं जो कि पार्टनरशिप करते हैं एंड किसी व्यापार में अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं। एंड जो एक्स का इन्वेस्टमेंट होता है उस व्यापार में लगे टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4 होता है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर बोल दूँ ए रुपीज़ है तो एक्स का इन्वेस्टमेंट A/4 रुपीज़ होगा। एंड जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो एक्स का वो 1/4 होता है टोटल टाइम का, यानी कि अगर 2 ईयर्स टोटल टाइम है उस व्यापार में इन्वेस्टमेंट का, तो उन्होंने T/4 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करा। वहीं वाई की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वाई 1/5 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करते हैं, एंड जो उनका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है वो हाफ रहता है, यानी कि T/2 होना चाहिए। ना अगर Z की बात करें तो जितना पैसा अभी बचा है लगाने के लिए व्यापार में, तो वो पैसा Z लगाते हैं, एंड ये पूरे टाइम के लिए यानी कि शुरू से लेकर अंत तक लगाते हैं, तो अल्टीमेटली ये T ईयर्स के लिए पैसा लगाते हैं। ना जो व्यापार में जो प्रॉफिट होता है उसकी वैल्यू दी गई है जो कि है ₹1140। सवाल पूछा है इस ₹1140 में एक्स का शेयर, वाई का शेयर एंड जेड का शेयर कितना कितना रुपए का होगा। सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स, वाई एंड जेड के बीच में प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगा वो हमें निकालना होगा, एंड उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होगा। सबसे पहले हम इस रिमेनिंग वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वाले की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं एक्स की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एंड वाई की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 9A/20, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ए रुपीज़ था, तो अल्टीमेटली मेरे पास एक्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ से 11A/20 आ जाएगा। सॉरी, जेड का इन्वेस्टमेंट 11A/20 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जेड का इन्वेस्टमेंट आ गया है। नौ जेड का इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ गया, मैं अब निकाल सकता हूँ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो A/4 इंटू T/4 इज टू A/5 इंटू T/2 इज टू 11A/20 इंटू T। नाउ आप ध्यान से देखिए 80 ये कट जाएंगे, एंड नाउ नीचे से 2 भी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, एंड दिस विल बी 10। तो अल्टीमेटली 1/8 इज टू 1/5 इज टू 11/10 हमारे पास बचेगा। नाउ मैं इसको एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करूँ उससे बेटर मैं यहाँ पर नॉर्मल तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मन ही मन में। जैसे मैं अगर सारे रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 8/5 इज टू यहाँ पर 44/5 बचने का है। ये मन ही मन मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले रेशियो को, सारे टर्म्स को। एंड नाउ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 इज टू दिस विल बी 8, दिस विल बी 44। तो मेरे पास जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है वो ये आ गया है। नाउ मेरे को 1140 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में। इनका सम अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये 56 हो जाएगा, एंड यहाँ से 20 हो जाएगा, एंड मैं ए के शेयर एक्स के शेयर की बात करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 100 रुपये आ जाएगा। एक्स का शेयर 100 रुपये, वाई का शेयर हमारे पास 160, एंड इसका शेयर जेड का 880 रुपये होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। अब तक हमने जो सवाल देखे वहाँ हमें प्रॉफिट का रेशियो कैलकुलेट करना था या फिर हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। अब हम ऐसे कुछ सवाल देखेंगे जहाँ हमें या तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता करना होगा या फिर हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता करनी होगी। जो स्क्रीन पर सवाल है उसे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल में 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं जिसे मैं 1 2 3 से डिनोट कर दे रहा हूँ, एंड इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयर होता है उसका रेशियो भी दिया हुआ है जो है 8:7:5 का। जिनका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी दिया हुआ है, वो है 7 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 14 मंथ्स। सवाल पूछा है कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन्स के इन्वेस्टमेंट को I1, I2 एंड I3 बोल दूं तो ये रेशियो के फॉर्म पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। सवाल को सॉल्व करने के लिए अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है वो I1 इंटू T1 इज टू I2, T2 इज टू I3, T3 होता है। एक रिलेशन हमने बाद में ये पढ़ा था
कि अगर मैं इनको रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स यानी कि P1 अगर प्रॉफिट पर्सन वन का यानी कि पार्टनर वन का बोल दूं, इसको P2 बोल दूं, इसको P3 बोल दूं एंड इसको डिवाइड कर दूं इस तरीके से, तो ये अल्टीमेटली रेशो साइन हट जाते हैं एंड यहाँ पर इक्वालिटी आ जाती है। तो अल्टीमेटली मैं इस रिलेशन का यूज़ करके अपना सवाल सॉल्व करूँगा। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पर ऊपर से देखूँ तो I1 मेरे पास कोई वैल्यू पता नहीं है, तो मैं I1 एज इट इज लिख देता हूँ। T की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 7 दी हुई है, तो I1 इंटू 7 हो जाएगा। P1 की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रेशो के फॉर्म पर दिया है, रेशो से बाहर निकालूंगा तो एक कॉमन फैक्टर जुड़ जाएगा, तो ये नीचे 8x हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू I2 इंटू T2। यहाँ पर T2 की वैल्यू 8 दी हुई है, 8 मंथ्स दी हुई है एंड यहाँ पर ये 7x होगा, क्योंकि ये रेशो के फॉर्म पे था तो कॉमन फैक्टर मुझे लगाना होगा I3 एंड यहाँ पर हमारे पास 14 एंड दिस विल बी 5x। नाउ ये x कट जाने का है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप नहीं लगाते। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास टाइम भी अगर रेशो के फॉर्म पर दिया होता ना कि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दी होती, तो भी वहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स मानकर वो काट सकते थे, तो अल्टीमेटली उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये रेशो के फॉर्म पर दे दिया जाए। तो नाउ मुझे I1, I2 एंड I3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं अल्टीमेटली इस इक्वेशन को k के बराबर पुट कर देता हूँ एंड नाउ आगे सॉल्व करता हूँ। तो अभी I1 की वैल्यू अगर मैं k के फॉर्म पर बात करूँ तो वो हो जाएगी 8/7k एंड I2 की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा 7/8k एंड I3 की वैल्यू की बात करूँ तो वो 5/14k हो जाएगा। एंड अब तीनों का रेशो निकालना है I1 इस टू I2 इस टू I3 का, तो अल्टीमेटली ये कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा 7/8k इस टू 5/14k। ना इसे मैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखूंगा ये कॉमन फैक्टर जो के कट जाएगा एंड नाउ सारे टर्म्स को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 से मल्टीप्लाई करने का नीचे से हमारा डिनोमिनेटर हट जाएगा एंड जिससे कि मैं रेशो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। मैं इंस्टीड ऑफ टेकिंग एलसीएम मैं ये इस तरीके से प्रोसीड करना पसंद करता हूँ। तो अभी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्टीमेटली ऊपर 8 बचेगा, नीचे वाला 7 कट जाएगा। नाउ 7 इंटू 7 ऊपर हो जाएगा एंड यहाँ पर 49 हो जाएगा अल्टीमेटली एंड नीचे वाला 8 एज इट इज़ रहेगा। इस वाले केस में 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 5/2 देगा हमारे पास। तो अल्टीमेटली ये सिंप्लीफाई होकर अभी कुछ यहाँ तक आया है। ना मैं फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे टर्म्स को, तो ये 64 बन जाएगा ऊपर एंड यहाँ ये 49 बन जाएगा क्योंकि नीचे वाला 8 कट जाएगा एंड नाउ अगर ये वाला इसे 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो हमारा जो I1, I2, I3 का रेशियो होगा वो 64:49:20 होगा। तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने पर एक सिंपल सा सवाल और देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई पर्सन ए है जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ₹54,000 के साथ। आफ्टर 4 मंथ्स इन्हें एक पार्टनर बी भी ज्वाइन करता है एंड आफ्टर 6 मंथ इन्हें कोई पार्टनर सी ज्वाइन करता है। 1 ईयर्स के बाद जो प्रॉफिट होता है व्यापार में वो 1:4:5 के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सवाल पूछा है कि जो बी का इन्वेस्टमेंट होगा एंड जो सी का इन्वेस्टमेंट होगा उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। मैं मान लेता हूँ बी का इन्वेस्टमेंट ₹B एंड सी का इन्वेस्टमेंट ₹C है एंड मुझे अल्टीमेटली B माइनस ऑफ सी या फिर C माइनस ऑफ B पता करना है। सवाल को सॉल्व करने के लिए अपना हम जो रिलेशन देखते आए थे अभी I1 T1 अपॉन ऑफ P1 इक्वल्स टू I2 T2 अपॉन ऑफ P2 इक्वल्स टू I3 T3 अपॉन ऑफ P3 का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना हो तो आपको ये वाला रिलेशन काफ़ी हेल्पफुल पड़ता है ना। अगर मैं 1, 2, 3 के यहाँ पर ABC के करस्पॉन्डेंस पे मानूँ तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। I1 की वैल्यू 54,000 है एंड T1 की वैल्यू जो होगी वो 12 होगी क्योंकि 1 साल के बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो अल्टीमेटली 12 महीने के लिए ये पैसा लगा रहा एंड प्रॉफिट जो रहेगा वो 1x रहेगा, यानी कि मैं इसे x लिख सकता हूँ। ये इक्वल होगा I2 यानी कि B। T2 यहाँ पर जो रहेगा वो 8 मंथ्स आएगा क्योंकि वो 4 महीने के बाद बिजनेस को ज्वाइन करता है। ए 12 महीने के लिए ज्वाइन किया था बिजनेस, तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो 8 मंथ आ जाएगा एंड यहाँ नीचे 4x हो जाएगा क्योंकि ये 4 के हिसाब से। I3 की बात करें तो ये C है एंड यहाँ पर इनका पैसा 6 मंथ्स के लिए रहेगा एंड यहाँ पर 5x आ जाएगा एंड मैं अगर यहाँ से x काट सकता हूँ एंड ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये 2b बचेगा। नाउ मैं b की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ ऊपर वाले इक्वेशन से तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 6, दिस इज 6। नाउ अगर मैं c की बात करूँ तो c की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस विल बी 54,000 एंड इंटू 10। ये आप ध्यान से देखिए, ये
6 से कटेगा, इधर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास सी का और बी का इन्वेस्टमेंट पता लग गया है। नाउ मैं पूरा इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि 54,000 कॉमन निकल जाएगा। तो मैं इसे माइनस करूँगा, ध्यान से देखूँ सी बड़ा है तो सी माइनस ऑफ बी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 6 इंटू 54,000। कभी भी आप एग्जाम में कैलकुलेशन करते हैं तो इस टेक्निक से करा करें। तो अल्टीमेटली 10 माइनस ऑफ 6 जो होगा वो 4 होगा एंड आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो 216 आ जाएगा, यहाँ पर 3 0 होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने पर एक सिंपल सा सवाल और देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल में 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, जिसमें से टोटल पैसे में से, इन्वेस्टमेंट में से 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ए लगाता है, 2/5 ऑफ द इन्वेस्टमेंट बी लगाता है एंड जो रिमेनिंग पैसा होता है इन्वेस्टमेंट का वो सी लगाता है। 1 ईयर्स के बाद जो इस बिज़नेस में प्रॉफिट होता है उसकी वैल्यू है ₹4,000 एंड ये जो 4,000 रुपीज़ है ये बी के कैपिटल का 20% है। तो 20% ऑफ बीस कैपिटल ये 4,000 रुपये है। सवाल में पूछा गया है सी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट की वैल्यू हमें पता करनी है। सवाल को बड़ी इजीली एंड कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल अप्रोच से चलता हूं। अभी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ये 4,000 रुपये जो है वो बी के इन्वेस्टमेंट की 20% है। तो आप वैसे तो आप निकाल सकते थे बी का जो कैपिटल है डायरेक्टली ओरली, बट ठीक है अभी हम इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेते हैं। ये 20% ऑफ बीस कैपिटल, यहाँ पर बी की कैपिटल की बात करूँ तो वो 2/5 ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। तो अल्टीमेटली 2/5 ऑफ आई लिख सकता हूँ, जिसे मैं इस तरीके से मैं लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट जो पूरे व्यापार में है वो आई रुपीज़ का है, जिसे मैंने आई से डिनोट किया हुआ है। नो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा एंड यहाँ से आई की वैल्यू 50,000 रुपये आ जाने की है। नाउ आई की वैल्यू 50,000 आ गई है तो अल्टीमेटली ए की वैल्यू जो यहाँ पर होगी, ए की इन्वेस्टमेंट की वो 15,000 रुपये होगी, क्योंकि 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 15,000 रुपये होगा एंड 2/5 ऑफ आई की वैल्यू की अगर मैं कैलकुलेट करना जाऊँ तो ये 20,000 रुपये आएगा। आप ये खुद से देख सकते हैं एंड यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। नाउ व्यापार में आप देखिए टोटल 50,000 रुपये लगा है एंड हमारे पास 15,000 ए ने लगा दिया है, 20,000 बी ने लगा दिया है, तो टोटल 35,000 रुपये तो लग चुका है। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 15,000 रुपये वही सी लगाएगा। तो अल्टीमेटली सवाल का आंसर 15,000 रुपये होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल कैलकुलेशन पर एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल में कोई मिस्टर ए दिए हुए हैं, ये किसी व्यापार में कुछ पैसा लगाते हैं, इन्हें ज्वाइन करते हैं मिस्टर बी एंड ये ए के रिस्पेक्ट में 5,000 रुपये अधिक लगाते हैं उसी व्यापार में। मीन्स अगर ए एक्स रुपीज़ लगाते हैं ये तो एक्स प्लस ऑफ 5,000 रुपीज़ लगाएंगे। जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है मिस्टर ए का वो 5 मंथ्स का है एंड जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट बी का दिया हुआ है वो ए के रिस्पेक्ट में 1 मंथ अधिक दिया है, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 मंथ का इनका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है बी का। जो प्रॉफिट होता है इस व्यापार में वो कुल 26,000 रुपये का होता है एंड इस 26,000 रुपये में से मिस्टर बी को 6,000 रुपये अधिक मिलता है मिस्टर ए के कंपैरिजन में। मतलब मिस्टर ए को अगर वाई रुपीज़ मिलता है तो मिस्टर बी को वाई प्लस 6,000 रुपीज़ मिलता है। सवाल पूछा गया है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का इन्वेस्टमेंट कितना रुपये था, यानी कि एक्स एंड एक्स प्लस ऑफ 5,000 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट पर रिलेशन बनाते हैं। ए के प्रॉफिट एंड बी के प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो वो 26,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। नाउ यहाँ से मैं अगर वाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो 10,000 आ जाएगी। ये आप ओरली ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ मिस्टर ए का जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये है एंड जो मिस्टर बी का प्रॉफिट है वो 16,000 रुपये है। नाउ अपना इक्वेशन I1 T1 अपॉन ऑफ P1 इक्वल्स टू I2 T2 अपॉन ऑफ P2 लगा लेते हैं एंड यहाँ पर अगर मैं I1 की वैल्यू बोलूँ तो वो x है एंड T1 की वैल्यू बोलूँ तो 5 है एंड P1 की वैल्यू बोलूँ तो 10,000 है एंड ये इक्वल होगा I2 यानी कि x प्लस ऑफ 5,000 एंड T2 यहाँ पर 6 मंथ्स है एंड यहाँ पर 16,000 है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ना इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3 0 कट जाएगा एंड दिस विल बी 5, दिस विल बी 8 एंड ये 5 कट जाएगा अगेन, ये 3 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा। तो ये 4x इक्वल्स टू 3x प्लस ऑफ 15,000। तो यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 15,000 रुपये। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू 15,000 आ गई, यानी कि a का इन्वेस्टमेंट जो है वो 15,000 हो जाएगा एंड b का इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं।
अभी हमने सवाल देखे जहां हमें इन्वेस्टमेंट पता करना था। अब हम ऐसे सवाल देखेंगे जहां हमें इन्वेस्टमेंट का टाइम पता करना है। सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है उसे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। सवाल में दो पार्टनर्स दिए हुए हैं किसी बिजनेस के, ए एंड बी, और जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो दिया हुआ है 14:15 का। वहीं इनके प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो भी दिया हुआ है, वो है 2:5 का। ना जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है मिस्टर ए का वो दिया हुआ है 3 मंथ्स का। एंड सवाल पूछा है मिस्टर बी का कितना मंथ पैसा लगा रहा है, यानी कि टाइम उनका इन्वेस्टमेंट का पता करना है मिस्टर बी का। सवाल को सॉल्व करने के लिए अपना रिलेशन I1T1 अपॉन ऑफ P1 इक्वल्स टू I2T2 अपॉन ऑफ P2 का यूज़ करेंगे एंड सवाल को बड़ी इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। ना अगर मैं I1 की वैल्यू की बात करूं तो मैं डायरेक्टली 14 भी बोल सकता हूं क्योंकि वो रेशो के फॉर्म पर है, तो अल्टीमेटली कट जाने का, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से कट जाएगा। बट फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर x मानकर चलता हूँ, कॉमन फैक्टर वापस लगा देता हूँ रेशियो में, तो 14x बोल देता हूँ। ना जो टाइम है वो 3 मंथ्स है एंड जो प्रॉफिट है अगेन ये रेशियो के फॉर्म पर दिया है तो मैं 2y बोल देता हूँ एक कॉमन फैक्टर लगाकर। यहाँ इक्वल कर देता हूँ 15x इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ b, जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर मैं b रख देता हूँ एज इट इज़, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। नाउ यहाँ पर 5y हो जाएगा। एंड आपको एग्जाम में ये y ये x नहीं लगाना है, आप डायरेक्टली करेंगे। अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा था कि भाई रेशियो को अगर आप नॉर्मल वैल्यू के फॉर्म पर लिखते हैं तो एक कॉमन फैक्टर जोड़ना पड़ता है एंड आप उसे डायरेक्टली काट भी सकते हैं, तो ये कट भी जाएगा, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं थी लिखने की। ना इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो b की वैल्यू मैं ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये कट जाएगा एंड b की वैल्यू यहाँ से 7 मंथ्स आ जाने की है। तो सवाल का आंसर ए होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। इन्वेस्टमेंट की अवधि यानी टाइम कैलकुलेशन पर एक सिंपल सा सवाल और देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल में 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी दिए हुए हैं किसी व्यापार का एंड इनके रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 5:6:8 का। वहीं इनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो भी दिया हुआ है जो है 5:3:12 का। सवाल पूछा है इनके इन्वेस्टमेंट की अवधि का रेशियो कितना होगा। मान लेते हैं अगर इन तीनों पर्सनस के इन्वेस्टमेंट का टाइम का जो वैल्यू है वो T1, T2 एंड T3 है, तो अल्टीमेटली T1:T2:T3 की वैल्यू हमें पता करनी है। इस सवाल को बड़ी इजीली अपने रिलेशन I1T1 अपॉन ऑफ P1 इक्वल्स टू I2T2 अपॉन ऑफ P2 इक्वल्स टू I3T3 अपॉन ऑफ P3 से सॉल्व कर सकते हैं। नो अगर आप पहला हमारा इन्वेस्टमेंट वाला रिलेशन देखें तो एक रेशियो दिया हुआ है 5:6:8 का। मैं अगर I1 की वैल्यू की बात करूं तो मुझे एक कॉमन फैक्टर जोड़ना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली मैं I1 को 5x, I2 को 6x एंड I3 को 8x बोलूँगा। बट मुझे सब्सटीट्यूट इस वाले रिलेशन पे करना है, चूंकि यहाँ पर I1, I2 एंड I3 इक्वल्स वाले चीज़ में दिए हैं तो कॉमन फैक्टर अल्टीमेटली कट जाने का है। तो फॉर दैट रीज़न मैं 5x की जगह केवल 5 लिख कर भी काम चला सकता हूँ। एंड T1 हमने एज्यूम करा हुआ है, P1 में भी रेशियो दिया हुआ है, अल्टीमेटली P1, P2 एंड P3 भी हमारे पर एक रेशियो के टर्म्स पर दिए हुए हैं। कॉमन फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर भी वो कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। अगर नॉर्मल हमें वैल्यू बदलना है P1 की तो 5y बोलेंगे, बट यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है तो मैं सिर्फ 5 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ क्योंकि कॉमन फैक्टर कट रहा है। नाउ I2 की वैल्यू की अगर बात करूँ तो 6 हो जाएगा, T2 एज इट इज़, यहाँ पर P2 की वैल्यू 3 एंड I3 के हिसाब से यहाँ पर 8 T3 एंड दिस विल बी 12। नाउ हमें वैल्यू जो पता करनी है T1:T2:T3 की वैल्यू पता करनी है। एंड आप इसे ध्यान से देखें तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 2/3। नाउ मुझे T1:T2:T3 की वैल्यू पता करनी है तो मैं इसे K से इक्वेट कर दूंगा एंड देन मैं अपनी वैल्यू T1 की, T2 की एंड T3 की K के टर्म्स पे पता कर सकता हूँ। तो T1 की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो K आ जाने की है, T2 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो वो K/2 हो जाएगा एंड T3 की वैल्यू की बात करूँ तो वो 3K/2 हो जाने का है। तो ये मेरे पास आंसर होगा। इसका रेशियो बस हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ये K कट जाएगा एंड नाउ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2:1:3 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा, जो इस सवाल का आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। इन्वेस्टमेंट की अवधि यानी टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन पर एक ठीक सा सवाल देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर है डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई व्यापार है जिसे मिस्टर ए 26,000 रुपये लगाकर शुरू करते हैं एंड इनके व्यापार शुरू करने के 3 मंथ्स के बाद मिस्टर बी इन्हें ज्वाइन करते हैं, वो 16,000 रुपये लगाते हैं इस व्यापार में। एंड मिस्टर बी के ज्वाइन करने के बाद मिस्टर सी इस व्यापार को ज्वाइन करते हैं, वो 25,000 रुपये लगाते हैं इस व्यापार में। 1 ईयर्स के बाद प्रॉफिट इस व्यापार में ₹15453 का होता है एंड इस प्रॉफिट में से मिस्टर सी का जो शेयर दिया हुआ है वो ₹3825 है। सवाल पूछा है मिस्टर बी के बिजनेस ज्वाइन करने के बाद
कितने समय के बाद मिस्टर सी ने इस व्यापार को ज्वाइन करा। तो अल्टीमेटली मुझे मिस्टर बी एंड सी के बीच में टाइम डिफरेंस पता करना है। सवाल सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 साल के बाद हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ मिस्टर ए का जो पैसा लगा रहा व्यापार में वो 12 मंथ्स के लिए लगा रहा, एंड मिस्टर बी का जो पैसा लगा रहेगा वो 9 मंथ्स के लिए लगा रहेगा, क्योंकि वो 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन करते हैं मिस्टर ए के रिस्पेक्ट में। तो अल्टीमेटली मेरे पास ए एंड बी का जो है टाइम आ गया है। ना मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो मिस्टर ए का प्रॉफिट नहीं पता मुझे, तो मैं ए मान लेता हूँ एंड इसको बी मान लेता हूँ मिस्टर बी का जो प्रॉफिट है। ना सबसे पहला रिलेशन में अगर देखूँ तो ए प्लस बी प्लस ऑफ 3825, यानी कि ए का शेयर, बी का शेयर एंड सी का शेयर प्रॉफिट का वो बराबर होगा 15453 के। तो मैं इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं तो 13-5 एंड दिस विल कम आउट टू बी 82611। तो मेरे पास ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई है वो ये आ गई है। ना मेरे पास ए की प्रॉफिट एंड बी की प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है। ना अपना जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है I1 T1 अपॉन ऑफ P1 इक्वल्स टू I2 T2 अपॉन ऑफ P2 इक्वल्स टू I3 T3 अपॉन ऑफ P3 से हम अपना रिलेशन कुछ स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ना मैं अगर I1 की बात करूं तो वो 26,000 रुपये हो जाएगा ऊपर से, एंड T1 की बात करूं तो वो 12 हो जाएगा, एंड P1 की बात करूं तो वो A है। I2 की बात करूं तो वो 16,000 है एंड यहाँ पर 9 है एंड दिस विल बी बी, एंड I3 की बात करूं तो ये 25,000 है एंड T3 हमें पता नहीं तो मैं उसे एज इट इज़ रहने देता हूं, एंड P3 की बात करें तो वो 3825 है। ना मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू पता है एंड मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके मैं a अपॉन ऑफ बी की वैल्यू पता कर सकता हूँ। अगर मैं a अपॉन ऑफ बी की वैल्यू पता करने की कोशिश करूँ तो दिस विल कम आउट टू बी 26,000 इंटू 12 अपॉन ऑफ 16,000 इंटू 9। ये 3 0 कट गया and this will be 3, this will be 4 and this will be 3 again, एंड यहाँ से और सिंप्लीफाई हो जाएगा 13 और ये 2 6, तो अल्टीमेटली 13 अपॉन ऑफ 6 आ जाएगी a अपॉन ऑफ b की वैल्यू। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ a की वैल्यू जो है वो 13x हो सकती है एंड b की वैल्यू जो है वो 6x हो सकती है, एंड विच विल बी इक्वल टू 1628। नॉ 19x विल बी इक्वल टू 11628। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो दिस विल कम आउट टू बी 612 आ जाएगी मेरे पास x की वैल्यू। अगर मैं a की बात करूं तो वो 13x है, यानी कि 13x की हिसाब से 13 इंटू 612। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सी चीज़ें कट जाती हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है तो मैं इस वाले इक्वेशन में a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा रब करना होगा मुझे, इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं एंड a की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ यहाँ पर तो ये 26,000 इंटू 12 अपॉन ऑफ 13 इंटू 612 लिख सकता हूँ। एंड नाउ मैं इस वाले पार्ट को पकड़ लेता हूँ तो ये 25,000 इंटू T3 अपॉन ऑफ 3825 होगा। नाउ ये 3 0 कट गया, ये 2 हो जाएगा एंड दिस विल बी 1, दिस विल बी 5 1, एंड नाउ यहाँ से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ ये हो जाएगा 17 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 5, दिस विल बी 75 एंड दिस विल बी 1, दिस विल बी 3। नाउ यहाँ से अगर मैं T3 की वैल्यू की बात करूँ तो ये 6 आ जाएगी, यानी कि 6 मंथ्स आ गई है। नाउ T3 जो मेरे पास 6 मंथ्स आ गई, मतलब 6 C का जो पैसा था वो 6 महीने के लिए लगा रहा एंड जो B का पैसा था वो 9 महीने के लिए लगा रहा। तो दोनों के बीच में जो टाइम का अंतर है वो 3 महीने का है। तो सवाल का आंसर A होगा, ऑप्शन A। आप सवाल समझ गए होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव एंड लेंदी था, वैसे सवाल आसान था, इस इक्वेशन से तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है। नाउ नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। ना व्यापार में हुए प्रॉफिट के रिडिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ किसी व्यापार के 2 पार्टनर्स ए एंड बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो दिया हुआ है जो है 3:2 का। ना इस व्यापार में नया पार्टनर सी इन्हें ज्वाइन करता है एंड ज्वाइन करते ही ये 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट में से अपना शेयर रखता है। नाउ जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है जब वो ए एंड बी के बीच में बंटता है तो उसका जो रेशियो पहले था 3:2 वही रहता है। सवाल पूछा गया है नए पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या होगा, यानी कि A/B/C के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। सवाल आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेसिक से भी एंड हिट एंड ट्रायल से भी। मैं फिलहाल अभी बेसिक से सॉल्व करता हूं, फिर हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करूंगा। मैं मान लेता हूं जो प्रॉफिट होता है इस व्यापार में वो X रुपीज़ का होता है। नाउ ये X रुपीज़ का बंटवारा ए बी एंड सी के बीच में होना है एंड जैसे ही सी ज्वाइन करेगा ये टोटल प्रॉफिट X रुपीज़ में से 1/4 शेयर रखेगा, यानी कि 1/4 ऑफ X वो सी के पास चला जाएगा। नाउ जो रिमेनिंग बचेगा 3/4
ऑफ एक्स ये ए एंड बी के बीच में बटेगा, एंड जो बटेगा वो 3:2 के रेशियो में बटेगा। तो 3/4 ऑफ एक्स, यहाँ पर मैं नीचे 5 से डिवाइड करूँगा 3 और 2 को ऐड करके, एंड ए का शेयर निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा। तो इसे मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 9x/20 हो जाएगा जो ए का शेयर होगा। अगर मुझे बी का शेयर निकालना है तो ये 2 से बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये अल्टीमेटली हमारे पास 6x/20 आ जाएगा। नाउ मैं इसे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये x में काट देता हूँ, तो 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग का ए बी एंड सी के बीच में। तो आंसर इसका ए होगा। अगर आप उसको हिट एंड ट्रायल से करना चाहते तो भी आप कर सकते थे। अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए का शेयर 3 है तो बी का 2 है, तो अल्टीमेटली आप पहले एज्यूम करिए कुछ 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बट अभी क्या, ध्यान से देखिए, सी भी ज्वाइन कर रहा है जो 1/4 शेयर लेगा, तो हमें एक ऐसा प्रॉफिट मानना चाहिए जो 4 से भी भाग हो जाए इजीली। तो मैं सीधे इसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 20 रुपये अपना प्रॉफिट मान लेता हूँ। तो 20 रुपये टोटल प्रॉफिट होगा मैं मान लेता हूँ, जिसमें से सी का शेयर जो होगा वो 5 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20 का 1/4 5 रुपीज़ होता है। नौ जो बचा है 15 रुपये, 15 रुपये को मैं 3:2 के रेशियो में बांटूंगा तो 9 रुपये और 6 रुपये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 9:6 का रेशियो आ जाएगा ए एंड बी के बीच में। तो आप एग्जाम में हिट एंड ट्रायल से बड़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। व्यापार में हुए प्रॉफिट के रीडिस्ट्रीब्यूशन पर एक सिंपल सा व्यापार में हुए प्रॉफिट के रीडिस्ट्रीब्यूशन पर एक सवाल और देख लेते हैं। ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही देख कर लगेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। सवाल पर हमारे पास 2 पार्टनर्स दिए हुए हैं किसी व्यापार के ए एंड बी, एंड इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयर होता है उसका रेशियो 3:2 का दिया हुआ है। इन्हें एक नया पार्टनर सी ज्वाइन करता है, एंड ये ज्वाइन करते ही 1/4 ऑफ द शेयर रखता है टोटल प्रॉफिट में से अपने पास। नाउ जो ये 1/4 ऑफ द शेयर आता है टोटल प्रॉफिट का, वो बेसिकली ए एंड बी के हिस्से से आता है, एंड दैट टू इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो से आता है, इसका मतलब इक्वली ही आ रहा है, यानी कि 1 रुपये अगर इससे आ रहा है तो 1 रुपये इससे ही आएगा। इक्वल रेशियो का मतलब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए दिया था। ये इक्वली भी बोला जा सकता था, तो इक्वल रेशियो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है सवाल पर। तो अल्टीमेटली इक्वल रेशियो दिया है तो इक्वल रुपीज़ आया है ए एंड बी से जो सी को मिला है। नौ सवाल पूछा है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ए बी एंड सी के बीच में, यानी कि A:B:C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना है। नाउ इस सवाल को हम बेसिक से भी कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल से बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा एंड फास्टली हो जाएगा। तो इस सवाल को मैं हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करूंगा। अगर आपको बेसिक से करना है तो आप एक्स मान के कर सकते हैं, एंड देन आप प्रोसीड कर सकते हैं जैसे जैसे हमारे कंडीशंस बन रहे हैं। नाउ अभी आप देखिए, हिट एंड ट्रायल से अगर लगाना चाहते हैं तो मैं टोटल प्रॉफिट को अगर एज्यूम करना चाहूँ तो आप यहाँ देखिए, ए को 3 मिलता है तो वहीं बी को 2 मिलता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं 3 और 2 5 रुपये मानूँ तो मैं ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर पाऊंगा। बट मुझे सी को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए 1/4 प्रॉफिट देना है, तो मैं 5 को 4 से भाग दूंगा तो एक फ्रैक्शन आएगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर 5 रुपये के ना मान के 5 × 4 मान लेता हूँ, यानी कि 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मान लेता हूँ इस व्यापार में जो होता है। नौ इस 20 रुपीज़ में से जैसे ही सी ज्वाइन करता है, सी को 5 रुपये मिल जाता है। नौ जो बचा हुआ 15 रुपये है वो ए एंड बी के हिस्से पे है। ना आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो 5 रुपये है ये ए एंड बी के हिस्से से ही सी को मिला हुआ है, एंड दैट टू इक्वली मीन्स 2.5 रुपये अगर ए के हिस्से से मिला है तो 2.5 रुपये बी के हिस्से से मिला है। एंड अगर मैं इनिशियली बात करूं, इनिशियली 20 रुपये हमारे पास प्रॉफिट था, उसमें अगर सी जब ज्वाइन नहीं करा था तो 3:2 के भाग में वो बंटता था, यानी कि 12:8 के रेशियो में बंटता था, यानी कि ए को 12 रुपये मिलता था, बी को वहीं 8 रुपये मिलता था। एंड नाउ अब क्या हो रहा है, ए का 2.5 रुपये कम हो जा रहा है, यानी कि ए को 12 में से 2.5 रुपये कम मिलेगा, यानी कि 9.5 मिलेगा। तो नए प्रॉफिट में ए को 9.5 मिलेगा, वहीं बी को भी 2.5 रुपये कम मिलेगा। तो अल्टीमेटली बी के जो पैसे आ जाएंगे वो 8 - 2.5 यानी कि 5.5 आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट एंड सी का प्रॉफिट निकाल चुका हूँ। मुझे सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है, तो मैं डेसिमल हटा दूंगा एंड 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, 11 आ जाएगा एंड यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 19:11:10 का होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सवाल को आप बेसिक से भी करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज हिट एंड ट्रायल बेटर मेथड है। और नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं।
व्यापार में हुए प्रॉफिट के रीडिस्ट्रीब्यूशन पर एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर तीन पार्टनर्स ए बी एंड सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है जो है 1/4:1/6:7/12। ना जो पार्टनर सी है वो रिटायर कर जाता है एंड इसके रिटायर कर जाने के कारण जो भी इसका प्रॉफिट शेयर था वो ए एंड बी के बीच में 4:5 के रेशियो में बढ़ जाता है। सवाल पूछा है ए एंड बी के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। सवाल को बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अभी आप देखिए यहाँ पर जो इनिशियल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लेता हूँ। अभी आप ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास 4, 6 एंड 12 है, तो इसका एलसीएम लूँगा 12, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से सारे टर्म्स को, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 3:2:7 का। तो ये फ्रैक्शन वाला रेशियो सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। तो ये हमारे पास इनिशियल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ए बी एंड सी के बीच में। तो मैं ये कह सकता हूँ जब ए को 3x मिलता था तो बी को 2x मिलता था, वहीं सी को 7x मिलता था। नाउ सी जो है वो रिटायर कर चुका है, तो अल्टीमेटली ये 7x वाला जो हिस्सा है वो ए एंड बी को मिला हुआ है एंड दैट टू इन रेशियो ऑफ 4:5। तो मैं 7x को 4:5 के रेशियो में बांटने के लिए सबसे पहले मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं एंड देन मैं a का शेयर निकालने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अल्टीमेटली जो a को मिलेगा इस 7x में से वो 7x/9 इंटू 4 मिलेगा, वहीं जो b को मिलेगा वो 7x/9 इंटू 5 मिलेगा, क्योंकि b के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 5 दिया हुआ है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा 55/9x एंड इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 53/9x। नाउ मैं A/B का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालूँ क्योंकि ये न्यू प्रॉफिट है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा एंड यहाँ से आप देखिए x कट गया है, 9 भी कट जाएगा, तो 55:53 हमारा आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करते हैं। नाउ कुछ कंडीशनल बेस्ड सवाल देख लेते हैं जहां पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। सवाल में तीन पार्टनर्स एम, पी एंड क्यू मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें मिस्टर एम जो है 6500 रुपये लगाते हैं 6 मंथ्स के लिए, मिस्टर पी जो है वो 8400 रुपीज़ लगाते हैं 5 मंथ्स के लिए, मिस्टर क्यू जो है वो 10,000 रुपीज़ लगाते हैं 3 मंथ्स के लिए। मिस्टर एम जो है ये वर्किंग पार्टनर है एंड ये वर्किंग पार्टनर होने के कारण 5% एक्स्ट्रा लेते हैं टोटल प्रॉफिट में से एज इज वर्किंग पार्टनर शेयर। नाउ इस व्यापार में 7400 रुपये का प्रॉफिट होता है एंड सवाल पूछा है मिस्टर क्यू को कितना रुपए मिलेगा इस 7400 रुपये में से। सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें एक कंडीशन देखना चाहिए जहां पर ये लिखा हुआ है कि मिस्टर एम जो है वर्किंग पार्टनर है एंड इस कारण से वो 5% लेते हैं टोटल प्रॉफिट में से। सवाल में टोटल प्रॉफिट 7400 रुपये है। नाउ इसका 5% तो मिस्टर एम ले लेंगे एज अ वर्किंग पार्टनर का शेयर। नाउ जो 95% बचेगा 7400 रुपये का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन तीनों पर्सनस के क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं 95% ऑफ 7400 निकालूंगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना है इनके क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अल्टीमेटली अगर मैं क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूँ तो यहाँ पर 6500 इंटू 6 /8400 इंटू 5 10,000 इंटू 3। नाउ यहाँ से आप 000000 ये वाले काट देंगे। नाउ और भी चीज़ें कट जाने की है हमारे पास, जैसे ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। नाउ ये 3 भी कट जाने का है, ये 2 हो जाने का है एंड दिस विल बी 2 8। अगेन मैं यहाँ पे से 2 भी काट सकता हूँ अभी सब में से, तो ये भी कट जाएगा, ये 14 हो जाएगा एंड 10 हो जाएगा। तो रेशियो हमारे पास 13:14:10 का आ जाने का है, यानी कि जो 95% प्रॉफिट का जो पैसा है वो इस रेशियो में बंटना है तीनों के बीच में। तो इन तीनों का बीच के हिसाब से मैं सम निकाल लेता हूँ इस रेशियो का, तो अल्टीमेटली जो हो जाएगा ये 37 आ जाएगा। नाउ मैं 95/100 इंटू 7400 जो 95% पैसा है प्रॉफिट का, ये मैं 37 से भाग दे दूंगा एंड मैं क्यू का शेयर निकालना चाहता हूं तो वो 10 के हिसाब से तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूंगा। ये अल्टीमेटली मेरा क्यू का शेयर आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो आंसर होगी। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये 200 हो गया, यहाँ पे से ये 00 कट गया एंड 95 इंटू ये 1900 रुपीज़ आ जाने का है। तो 7400 रुपये में से 1900 रुपये क्यू को मिलने का है। सवाल का आंसर सी होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं।
कंडीशन के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक ठीक सा सवाल और देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई पर्सन ए है जो ₹60,000 के साथ कोई व्यापार ज्वाइन करता है। इसके व्यापार ज्वाइन करने के 3 मंथ्स के बाद कोई पर्सन बी इसे ज्वाइन करता है ₹80,000 के साथ। नाउ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये पर्सन जो ए है ये 30,000 रुपये और लगा देता है इस व्यापार में। वहीं जो पर्सन बी है वो 5,000 रुपये निकाल लेता है इस व्यापार से। नाउ जो एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे प्रॉफिट होता है मिस्टर ए को, उसकी वैल्यू दी गई है ₹35,880। सवाल पूछा है मिस्टर बी का प्रॉफिट कितना रुपए होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इफ़ टोटल जो प्रॉफिट होता है उसका हाफ प्रॉफिट ए एंड बी को इक्वली शेयर किया जाए एंड जो हाफ प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। तो सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं ए का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट एंड बी का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों का इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पता है किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है ना। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो ए का जो इन्वेस्टमेंट रहा वो 60,000 रुपये रहा एंड अगर मैं मंथ में डिवाइड कर लूँ तो ये 12 के हिसाब से रहा। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है क्यूमुलेटिव फर्स्ट ईयर का इतना हुआ एंड सेकेंड ईयर पे ये 90,000 रुपये हो जा रहा है एंड अगेन ये 12 मंथ रहेगा। तो ये पूरा टोटल जो हमारे पास आ गया क्यूमुलेटिव, ये 2 साल का इन्वेस्टमेंट आ गया ए का। अगर मैं बी की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर पर इनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 80,000 रुपये रहेगा, बट यहाँ पर इनका जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो केवल 9 मंथ रहेगा, क्योंकि वो ए के कंपैरिजन में 3 मंथ बाद ज्वाइन करते हैं। तो अल्टीमेटली इनका जो पैसा रहा वो 9 महीने तक रहा। नाउ जो सेकेंड जो ईयर है उस पर इनका पैसा 5,000 रुपये कम हो जाता है, यानी कि 75,000 रुपये हो जाएगा एंड अब ये 12 महीने तक रहेगा। नाउ मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होना है उसका रेशियो आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ये 3 0, ये 3 0 एंड ये 3 0 एंड ये 3 0 मैं काट सकता हूँ। इसे फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर मैं 3 से फैक्टर सब में है मेरे पास, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा। अभी भी मेरे पास 3 के फैक्टर्स सभी में हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, दिस विल बी 30, दिस विल बी गॉन एंड दिस विल बी 25। नाउ आप 25 इंटू 4 ये 100 कर दीजिए एंड यहाँ पर 80 है हमारे पास एंड यहाँ पर हमारे पास 120 आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास 80 आ जाएगा। तो ये इस साइड 200:180 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई अभी कर सकते हैं एंड ये रेशियो आ जाएगा 10:9 का आ जाएगा। यानी कि अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा तो 10:9 के रेशियो में बंटना है ए एंड बी के बीच में। अभी हम मान लेते हैं हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ है इस बिज़नेस पे वो 4x रुपीज़ का है। मैं 4x इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है, इसका आधा जो है वो ए एंड बी के बीच में इक्वली बटेगा। यानी कि अगर मैं 4x का आधा करूंगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा एंड यहाँ पर ए एंड बी के बीच में ये इक्वली बट रहा है। तो अल्टीमेटली ये ए को भी x मिलेगा, बी को भी x मिलेगा। मैंने 4x रखा है इसलिए मेरे को ये xx मिल गया ए एंड बी को। तो मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन में ईजी पड़ रहा है, फॉर दैट रीज़न मैंने प्रॉफिट को 4x माना है। आप x मान के भी करेंगे तो आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा एंड कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। ना जब मैंने प्रॉफिट को 4x माना है तो मैं अभी ए के प्रॉफिट की बस बात करूं तो अभी हमारे पास जो ए को मिला है प्रॉफिट वो आधे प्रॉफिट में से ये x मिल गया यहाँ से एंड नाउ जो आधा प्रॉफिट बचा है वो इस रेशियो में डिवाइड होने का है। तो अल्टीमेटली अगर मैं जो आधा प्रॉफिट हमारे पास बचा है वो 2x है एंड मैं उसे इस रेशियो में डिवाइड करूँगा तो 10 और 9 19 एंड ए का जो भाग है वो 10 के हिसाब से आ जाएगा एंड इसकी वैल्यू जो मेरे पास दी गई है वो 35,880 दी गई है। ना मैं इसको अगर जोड़ लूँगा तो ये 39x अपॉन ऑफ 19 इक्वल्स टू 35,880 हो जाएगा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 35,880 इंटू 19 अपॉन ऑफ 39 लिख सकता हूँ एंड इसे मैं 3 से काटूंगा तो ये 13 आ जाएगा इधर एंड यहाँ पर ये आ जाएगा 1196
एंड ये 0 भी आएगा। एंड अगर इसे फर्दर मैं काटूँ तो ये 920 आ जाने का है। तो x की वैल्यू 920 इंटू 19 आने की है। अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसे x में इस तरीके से लिख रहा हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है। नाउ मैं टोटल प्रॉफिट बता सकता हूँ, यानी कि 4x है, यानी कि 4 इंटू 920 इंटू 19 होगा। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया है इस व्यापार का। एंड मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया है, तो मैं ए का प्रॉफिट अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट में से मैं अगर ए का प्रॉफिट माइनस करूं तो मेरे पास बी का प्रॉफिट आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ए का प्रॉफिट मेरे पास 35880 दिया हुआ है ना। मैं इसे सॉल्व करूंगा नहीं, इसे मैं डीएसएम लगा दूंगा, डिजिट सम मेथड लगा दूंगा, तो मेरा आंसर आ सकता है। बट अगर डीएसएम से मेरा सॉल्व नहीं होता तो मैं यहाँ पर अपना पूरा सॉल्व करूंगा इसे। अगर डीएसएम इसमें अब लगाया जाए तो इसका डिजिट सम अगर मैं बात करूं तो इसका डिजिट सम 6 होने का है। एंड इसकी बात करूं तो इसका डिजिट सम 1, इसका डिजिट सम हमारे पास 2, इसका डिजिट सम 4। एंड अगर मैं टोटल डिजिट सम बात करूं तो यहाँ पर इसका 8 आ जाएगा। तो 8 माइनस ऑफ 6 करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा उसका डिजिट सम 2 होना चाहिए। अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूँ तो इसका डिजिट सम 2 आ रहा है। इसकी बात करें तो हमारे पास डिजिट सम 8 आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो इसका भी डिजिट सम 8 आ रहा है। एंड इसकी बात करें तो इसका डिजिट सम भी 8 आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। बट अगर हम यहाँ पर डीएसएम नहीं लगा पाते तो हमें इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता। जैसे इसको पूरा मल्टीप्लाई करके हमारे पास 69920 आता। एंड इससे हम 35,880 माइनस करते तो हमारा ऑप्शन ए 34040 रुपीज़ आ जाता। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना पड़ता। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। कंडीशन के आधार पर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पर एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सवाल में 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, जिसमें ए जो है वो 24,000 रुपये लगाते हैं, बी जो है 32,000 रुपये लगाते हैं, सी जो है वो 18,000 रुपये लगाते हैं। ए एंड बी जो है वो एक्टिव पार्टनर हैं। एंड इस कारण से जो ए है वो 15% एक्स्ट्रा लेते हैं टोटल प्रॉफिट में से, वहीं जो बी है वो 12% एक्स्ट्रा लेते हैं टोटल प्रॉफिट में से। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ए, बी एंड सी के बीच में उनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर बढ़ जाता है। नाउ जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से सी को ₹65700 मिलता है। सवाल पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना है। सवाल में टोटल प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। एंड अभी हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन देखें तो पहले ए को 15% मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट में से एंड बी को 12% मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट में से ये 15% ऑफ प्रॉफिट एंड 12% ऑफ प्रॉफिट हटा दिया जाएगा, यानी कि 15 + 12 27 एंड 100% प्रॉफिट होता है। तो उसमें से मैं 27% हटाऊंगा तो 73% बचेगा टोटल प्रॉफिट का। तो 73% ऑफ टोटल प्रॉफिट जो है वो इनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर बंटना है। नौ टोटल प्रॉफिट को अगर मैं x बोल दूं तो मेरे पास यहाँ पर 73/100 इंटू x हो जाने का है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होना है इन तीनों पर्सनस के इन्वेस्टमेंट के आधार पर। अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ इन्वेस्टमेंट का तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया इनका इन्वेस्टमेंट। एंड नाउ इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये 12, ये 16, ये 9। तो अल्टीमेटली जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बंटना है। नाउ इनको अगर मैं जोड़ लूँ तो ये 37 बन जाने का है। एंड 73/100x/37 करूँगा। एंड जो सी को मिल रहा है वो 9 के हिसाब से मिल रहा है, तो अल्टीमेटली मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड जो सी को मिल रहा है उसकी वैल्यू भी दी गई है मेरे पास, वो है 65700। एंड नाउ इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 1, ये 9, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। एंड दिस विल बी x विल बी इक्वल टू 370000। तो हमारे पास ये आंसर आ जाने का है जो टोटल प्रॉफिट है। तो सवाल का आंसर बी होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर हम मूव करते हैं। किसी व्यापार में हुए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंडीशन अनुसार होने पर एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 पार्टनर ए एंड बी कोई व्यापार शुरू करते हैं, जिसमें ए जो है 10,000 रुपीज़ लगाते हैं एंड बी जो है 4,000 रुपये लगाते हैं। बी व्यापार को मैनेज भी करते हैं, इसके लिए वो 100 रुपीज़ पर मंथ भी चार्ज करते हैं। जो एनुअल प्रॉफिट होता है उसमें से ए एंड बी 5% अपने इन्वेस्टमेंट के आधार पर इंटरेस्ट भी लेते हैं। एंड जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है
उसे वो अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके से बांट लेते हैं। एंड नाउ सवाल पर दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट 4,000 रुपये हो तो ये जो पैसा है 4,000 रुपये ए एंड बी में किस तरीके से बटेगा, यानी कि दोनों के पास कितना कितना रुपए आएगा। मैं ए एंड बी का अलग अलग यहाँ पर प्रॉफिट का एक लिस्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बी की बात करूँ तो बी जो है 100 रुपीज़ पर मंथ ले रहे हैं, एंड ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 साल के बाद हो रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे 1 साल के हिसाब से इसका मैनेजमेंट चार्ज देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये 1,200 रुपये आएगा, क्योंकि 100 रुपये प्रति महीना है, तो 1 साल का 1,200 रुपये हो जाने का है बी का। एंड नाउ ये भी जो है बी के प्रॉफिट पर जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये 4,000 रुपये वाले प्रॉफिट से ही सब्ट्रैक्ट होना है। एंड अगर मैं बात करूँ 5% इंटरेस्ट की, तो बी जो है 4,000 रुपये में 5% एज अ इंटरेस्ट भी लेंगे, तो अल्टीमेटली 200 रुपये उनको इंटरेस्ट के तौर पर भी मिलेगा, क्योंकि 4,000 का 5% 200 रुपये होता है। नाउ ए की अगर बात करें तो ए जो है 5% लेंगे, बट वो 10,000 रुपये पे लेंगे, तो 10,000 का 5% 500 रुपये होगा। नाउ ये सारे प्रॉफिट्स से कटने वाले हैं, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो मेरा 1,900 रुपये बन जाता है। एंड नाउ मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 4,000 है, 4,000 में से 1,900 घटा लूँ तो 2,100 रुपये बचेगा। ये 2,100 रुपये इनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर बटना है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखूँ तो 10,000:4,000 है। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ से ये गया, एंड ये 5:2 का रेशियो आ गया, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये 2,100 रुपये बटना है तो 5:2 के रेशियो में बटेगा। तो 2,100 डिवाइडेड बाई 7 कर दूँ एंड मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूँ, तो यहाँ से मेरे पास ए का शेयर आ जाएगा 2,100 रुपये में से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,500 रुपये। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बाई 2 होने का है, एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू 600 हो जाएगी। एंड अगर मैं बी का प्रॉफिट जोड़ूं यहाँ पर तो अल्टीमेटली ये 2,000 आ जाएगा, एंड इसकी बात करूं ए के टोटल प्रॉफिट की तो ये भी 2,000 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जहां हम पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट का यूज़ जनरल लाइफ के क्वेश्चंस पर करते हैं, उसे देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 पर्सन ए, बी एंड सी मिलकर कोई कार हायर करते हैं, एंड इस कार का जो रेंट रहता है वो ₹4160 होता है। कार हायर करने के बाद ए जो है इसे 7 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं, बी जो है 8 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड सी जो है 11 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं। सवाल पूछा गया है कि इस कार के रेंट 4160 रुपीज़ में से ए को कितना रुपए देना होगा। सवाल बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट के आधार पर होता है। ना यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर्टिकुलर पार्टनर या फिर पर्सन्स के यूज़ के आधार पर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली पर्सन ए का यूज़ है वो 7 आवर्स है, एंड पर्सन बी का 8 आवर्स है, एंड पर्सन सी का 11 आवर्स है। तो अल्टीमेटली 4160 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस रेशियो के आधार पर होगा। तो अल्टीमेटली मैं 4160 को इस रेशियो पे डिवाइड करूं तो 4160 इन सब का सम अगर मैं करूं तो 26, एंड मुझे ए का शेयर निकालना है, तो ए के शेयर के हिसाब से 7 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे ए का शेयर निकाल सकता हूँ। ये 1, ये 6, एंड इससे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 112, यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए होगा। तो अल्टीमेटली अभी आप इस सवाल को समझ गए होंगे, ये भी देख लिया होगा कि हम पार्टनरशिप के जो कॉन्सेप्ट का यूज़ जनरल लाइफ के क्वेश्चंस पर भी कर सकते हैं। अभी एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, फिर मैं पार्टनरशिप के सेक्शन को वाइंड अप करूंगा। ना पार्टनरशिप सेक्शन का एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर हमारे पास 4 मिल्कमैन एम, एन, ओ एंड पी दिए हुए हैं। ये चारों मिल्कमैन मिलकर कोई ग्रास लैंड यानी कि पैस्चर हायर करते हैं किसी रेंट पर, एंड यहाँ ग्रास लैंड पर जो मिल्कमैन एम है ये अपनी 16 काउस को 3 मंथ्स के लिए घास चरवाते हैं। जो मिल्कमैन एन है ये अपनी 42 काउस को 4 मंथ के लिए घास चरवाते हैं। जो मिल्कमैन ओ है वो अपनी 18 काउस को 6 मंथ्स के लिए घास चरवाते हैं। जो मिल्कमैन पी है ये अपनी 42 काउस को 2 मंथ्स के लिए घास चरवाते हैं। जो मिल्कमैन एम है ये रेंट के रूप पे 2,400 रुपये देते हैं घास चरवाने का अपनी गायों को। एंड सवाल पूछा है कि मिल्कमैन ओ क्या रेंट देंगे अपनी गायों को घास चरवाने का। अभी हमने लास्ट सवाल पर देखा
जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है वो यूज़ के आधार पर बढ़ता है, एंड इस सवाल पर जो एक्सपेंडिचर है वो रेंट है, एंड ये जो बटेगा ये अलग अलग मिल्कमैन्स के यूज़ के आधार पर बटेगा। एंड अगर मैं मिल्कमैन के यूज़ की बात करूं तो यहाँ पर अगर मिल्कमैन एम की बात करूं तो 16 इंटू 3 होगा, वहीं मैं एन की बात करूं तो ये 42 इंटू 4 होगा, एंड ओ की बात करूं तो 18 इंटू 6 होगा, एंड ये 42 इंटू 2 होगा। नाउ ये हमारे पास रेशियो दे देगा जिस रेशियो में रेंट बटेगा। ये सेम हमारा जैसे हम क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट निकालते थे एंड उसके आधार पर प्रॉफिट बांटते थे, ये सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये चीज़ आया है। नाउ इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये 9 और ये 3 हो जाएगा, एंड ये भी यहाँ से भी 4 काट सकता हूँ मैं, तो दिस विल बी लाइक दिस। नो ये फर्दर सिंप्लीफाई और भी करा जा सकता है, ये 3 कट गया इसमें से, एंड दिस विल बी 14, ये भी कट गया, ये 7 हो जाएगा। तो रेशियो जो मेरे पास आ रहा है सिंप्लीफाई होकर 4:14:9:7 का आएगा, यानी कि जो रेंट का बंटवारा होगा वो इस रेशियो में होगा। ना अभी हम अगर इसकी बात करें एम की, तो उन्होंने 2400 रुपये रेंट पर दिया है, एंड अगर मैं इसकी बात करूं 4x लिख दूं यहाँ पर से, क्योंकि मैं कॉमन फैक्टर वापस डालूंगा, तो अल्टीमेटली 4x के हिसाब से इन्होंने रेंट दिया है, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यहाँ से 600 आ जाएगी। ना मेरे से o के रिस्पेक्ट में रेंट पूछा है, यानी कि 9 के हिसाब से पूछा है, यानी कि 9x की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, तो 9 इंटू 600 में करूँगा तो मेरा 5400 रुपये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ओ को इस लैंड को यूज़ करने के लिए 5400 रुपये एज अ रेंट देना होगा। एंड विद दिस आई कंक्लूड पार्टनरशिप टॉपिक। मैंने सभी टाइप के सवाल जो एग्जाम्स में आते हैं ले लिए हैं, एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए प्रैक्टिस करना है तो आप scorekhel.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको ढेरों क्वेश्चंस एंड क्विजेस देखने को मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।